गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी करंट अफेयर्स डिस्कशन। मार्च का करंट अफेयर्स डिस्कशन सर हम लोग कर रहे हैं अभी। 60 क्वेश्चंस तक हो गया है, उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन एक बार आप कंफर्मेशन दे दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ठीक है जी। तो आगे बढ़े सर, उससे पहले एक बार पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पिछली क्लासेस में करके आए हैं। ओके ओके। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 51 स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज वॉन द 2024 फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स टाइटल? इसका आंसर बताइए सर, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। पिछली रिवाइज कर रहे हैं, तब तक बाकी जो अपने आज के स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। बी ऑप्शन ना, बिल्कुल सर। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, 60 तक करा था सर हम लोगों ने पिछली क्लास में। लास्ट क्वेश्चन ये था, रिसेंटली इसरो हैज अनाउंस प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट वायु अग्नि आकाश सूर्य। ये पिछली क्लास में किया था सर। इसका करेक्ट आंसर क्या था सर? इसका करेक्ट आंसर था प्रोजेक्ट सूर्य, ठीक है। तो यहां तक की कहानी अपनी पहुंच चुकी है, इसके आगे की कहानी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं सर? इसके आगे की कहानी वी आर स्टार्टिंग टुडे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 60 के बाद सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, देखो एक इंडेक्स निकलती ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आपको एक्चुअल में कभी पता करना हो कि देश की तरक्की कैसी हो रही है, तो बहुत ही सटीक आपको जानकारी ये रिपोर्ट देती है। जनरली हम लोग जीडीपी से कंपेयर करते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ रही है देश की, देश में तरक्की हो रही है। लेकिन जीडीपी के साथ दिक्कत ये है, जीडीपी आपको बताता तो है देश की तरक्की हो रही है, लेकिन ये नहीं बताता कि सब लोगों की तरक्की हो रही है या देश के सिर्फ गिने चुने लोगों की तरक्की हो रही है। ये जीडीपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हर साल इसकी रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। तो अभी जो इस साल रिपोर्ट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 से 2024, उसका टाइटल क्या है? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये उस रिपोर्ट का टाइटल है। तो सवाल ये है कि सर इस रैंक के हिसाब से अगर आप देखोगे, इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस रिपोर्ट इन 2022? तो 2022 में हमारी क्या रैंक रही है इस रिपोर्ट से, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 133, 34, 35, 36। ओके, तो आप लोग 34 बता रहे हैं, लहर जी कह रहे हैं बी, ठीक है। डी किसने कहा? ओके, तो डी नहीं है सर, इसका आंसर है 134, ठीक है। तो अभी इंडिया की जो इसमें रैंक आई है वो है 134। ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसमें जो इंडिया की रैंक आई है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखना है ना। कोई भी इंडेक्स छोड़ देना, इस इंडेक्स को मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। 134। देखो ये जो इंडेक्स आपकी बनाई है, इसमें दो लोगों का मेन रोल है। एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, ठीक है, और इंडिया की तरफ से थे आपका अमर्त्य सेन। तो इन दो लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रिएटिंग दिस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर बाद में ये इंडेक्स यूएन को इतना अच्छा लगा कि यूएनडीपी ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अब हर साल यूएनडीपी इस इंडेक्स को यूज करता है और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि देश भर में कैसा काम चल रहा है। ये इंडेक्स लाने का पर्पस यही था कि
कंट्रीज की ग्रोथ को एक्चुअल में नापा जाए, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अपना जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसमें मैंने ये टर्म डाल रखी है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वही है इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी ऐसा ना हो कि देश में सिर्फ गिने चुने 1% लोगों की ग्रोथ हो रही हो, पूरे एक देश की कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ हो रही हो। तो वो चीज आपको जीडीपी नहीं बता पाएगी, वो चीज आपको कौन बताएगा सर? आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बेसिकली तीन चीजों को मेजर करता है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ओवरऑल आप कितना जियोगे, यानी ये हेल्थ फैक्टर को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मोटा माटी अगर हम देखें तो ये हेल्थ देख रहे हैं कि आपके देश में लोगों की हेल्थ कैसी है। दूसरा, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, की कितनी पढ़ाई हुई है बच्चों की, जो भी देश के नागरिक हैं। तो यानी ये दूसरी चीज क्या देख रहे हैं? एजुकेशन। तीसरा, ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी ओवरऑल लोगों की कमाई कितनी है, इनकम। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये तीन चीजों पे इस रिपोर्ट का मेन फोकस होता है। पूरे देश में हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन सिस्टम और आपका इनकम जो है उसको ये कोलैबोरेटरी मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली ये कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एक स्कोर निकालते हैं और फिर आपका ये रैंक निकालते हैं। तो अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और आपका आइसलैंड है। बॉटम की बात करी जाए सर तो बॉटम में सोमालिया है, साउथ सुडान है और आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। सोमालिया है, साउथ सुडान है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो टॉप 3 कंट्रीज ध्यान रखना, और साथ ही साथ हमारी इसमें क्या रैंक है? हमारी इसमें रैंक है 134, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बात समझ में आ रही है सर? और एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको पब्लिश कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए, बात क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। कोई डाउट होने से पूछ लीजिए, बात समझ में आ रही है तो गिव मी ए थम्स अप। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? कभी कभी इस तरह के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, हालांकि आपकी एग्जामिनेशंस में रेयरली देखने को मिला है, बट हाँ कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो प्रसार भारती का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? ये क्वेश्चन डालने का पर्पस है थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं प्रसार भारती का काम क्या क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज नवनीत कुमार सहगल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती सर बेसिकली करता क्या है? ये है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी जो दूरदर्शन आप देख रहे हो, साथ ही साथ जो आप आकाशवाणी रेडियो पे चलता है, तो ये जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट है, सरकार, ये दूरदर्शन हो गए, आकाशवाणी हो गए, ये सरकारी संस्थाएं हैं। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट की बिहाफ पे ये आपका जो जानकारी है उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो इट इज द पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री। ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है। किस कानून के तहत बनी है? अंडर द प्रसार भारती एक्ट 1997। ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कभी आपसे पूछ ले कि प्रसार भारती स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, किस तरह की बॉडी है, तो ध्यान रखना इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इट हैज बीन फॉर्म बाय द पार्लियामेंट्री लॉ प्रसार भारती एक्ट 1997। ठीक है, तो ये बस छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। 63 बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज द रिपोर्ट ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024? वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज द रिपोर्ट ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024? देखो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको रिपोर्ट दे देगा,
अभी आ रहा है साउंड? अभी बस 1 मिनट रुको आप, मैं अभी साउंड करेक्ट करता हूँ, ठीक है? मैं दूसरा माइक ला। अभी साउंड लेकिन कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा है साउंड? अभी साउंड, चलो ठीक है, अभी चल जाएगा काम। ये एक्चुअली ये सिस्टम का साउंड है, ठीक है ना? ये माइक आई थिंक डिस्चार्ज हो गया है। अभी थोड़ा सा दिल्ली में कभी कभी पावर सप्लाई का दिक्कत हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत चल रही है ना। तो दूर से आ रहा, चलो मैं माइक कनेक्ट कर ही लेता हूँ। तो हाँ जी। अभी आ रहा है साउंड? 1 मिनट रुको, मैं साउंड का वॉल्यूम भी बढ़ाता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। अभी सही है? अभी वॉल्यूम आ रहा है? अभी बताओ सर, वॉल्यूम ठीक है? चलो ठीक है, अभी ठीक आ रहा है ना? तो ठीक है, तो सर बताइए फिर क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। अभी ठीक आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। ऑलराइट सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर बताइए जरा। चलो मैं ही बता देता हूँ, टाइम हो गया काफी। इसका करेक्ट आंसर है सर आपका, इसको क्या, ओके ओके। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है? तो ये जो ग्लोबल मीथेन ट्रैक रिपोर्ट है, ये आपका किसने पब्लिश किया है? ये पब्लिश किया है सर आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। चलो, हाँ, अब ये रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको पब्लिश किया है। ये होमवर्क समझ के, ये मैंने अभी इसके बारे में लिखना थोड़ा सा रह गया, इसको पढ़ लेना एक बार, है ना, टाइम मिले तो। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024, ये रिपोर्ट कह क्या रही है? ये मतलब सर डराई, देखो जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट आती है वो हमें डराती ही है। सब में जनरली एक ही बात की जाती है कि भाई आप जो काम कर रहे हो एनवायरमेंट को बचाने के लिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट। हर रिपोर्ट का यही कहना है। तो मीथेन एमिशन जो फ्यूल से हो रहा है, मीथेन किसको कहते हैं? CH4, ठीक है? तो जो फ्यूल से मीथेन एमिशन होता है, ये आपका बड़ा कॉज होता है ग्रीन हाउस गैस के लिए। मीथेन एमिशन ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। वो ग्रीन हाउस गैस से हमें दिक्कत क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जाता है, और उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे आज आप इंडिया में सिचुएशन देख लो, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में 50 डिग्री तक टेम्परेचर सर पहुंच रहा है। आज के टाइम में सिचुएशन इतनी खराब है नॉर्थ इंडिया में कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस में अराउंड, एक रिपोर्ट थी शायद 30 के अराउंड कुछ इलेक्शन के जो ऑफिसर्स थे, जो इलेक्शन कराने गए थे, हीट की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो इस टाइम दोपहर के टाइम में नॉर्थ इंडिया में, मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के, कुछ छाता वगैरह लिए बगैर
हीट में मतलब सीधे रास्ते पे चलना मौत को दावत देने जैसा हो रहा है। तो इतनी सिचुएशन अभी खराब चल रही है। तो ये किस वजह से हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है? जो सनलाइट आ रही है हमारी अर्थ पे उसको ट्रैप कर रही है, उसको वापस नहीं जाने दे रही है। पहले आती थी ये लाइट, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। अब क्या है, कुछ ही वापस जा रही है, ज्यादातर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो रही है। तो मीथेन उसमें से एक बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये उसी के रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है कि आपका जो एमिशन हो रहा है इट इज द हाईएस्ट। जो अभी 2023 में अगर एमिशन की बात करें इट इज द हाईएस्ट एवर। ठीक है। और जो बायो एनर्जी बन रहा है उसमें भी कुछ आपका एमिशन हो ही रहा है मीथेन का। ठीक है। और साथ ही साथ जो 120 मिलियन टन एमिशन जो इस साल हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसमें से 80 मिलियन टन जो मीथेन है वो कहां से आ रहा है? जस्ट 10 कंट्रीज। यानी 120 मिलियन टन एमिशन मीथेन का हुआ है, उसमें से 80 मिलियन टन, 80 मिलियन टन जरा सर आप कैलकुलेट करो कितना परसेंटेज हुआ? 80 आउट ऑफ 120 कैलकुलेट करो सर कितना हुआ? 4 6 2 3 66%। ठीक है। सोचो सर, या राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 67%। यानी जितना भी मीथेन एमिशन हो रहा है उसका 67% एमिशन सिर्फ 10 कंट्रीज से हो रहा है। और उन 10 कंट्रीज में लीड पे कौन है? यूएस। ठीक है। फिर उसके बाद रशिया, चाइना। तो एमिशन की बात आती है तो ये लोग करते हैं, और जब कंट्रोल करने की बात आती है तो हम पे प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आप एमिशन कम करो। तो आप देख सकते हो 67% जो भी एमिशन हुए टोटल, उस वो 60% एमिशन, वो जितना भी एमिशन हुआ है मीथेन का उसका 67% सिर्फ 10 कंट्री से देखने को मिल रहा है। ठीक है। The world needs to slash methane emissions from fossil fuels by 75%। यानी जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से मीथेन एमिशन हो रहा है उसको 75% रिड्यूस करने की जरूरत है बाय 2030। ऑलरेडी 2024 चल रहा है, 6 सालों में फिर 75% एमिशन कम करना है। क्यों कम करना है? ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट हमने किया था उसमें जो गोल था हमारा कि अर्थ का जो टेम्परेचर राइज हुआ है उसे 1.5 डिग्री तक लिमिट करना है। देखो एक रिपोर्ट जो आई थी उससे पता चल गया है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज कर चुका है। आप जो सिचुएशन आज देख रहे हो वो इस वजह से है कि अर्थ का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब कोशिश ये है कि देखो 1.5 पे इसे रोक लिया जाए, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है लग नहीं रहा है 1.5 पे रोकेंगे ये 2 डिग्री तक ले जाएंगे। और अगर 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो काफी हद तक आप देखोगे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो आपका ओशियन का वाटर लेवल राइज होगा। ओशियन का वाटर लेवल राइज होगा तो जो आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे आपका मालदीव वगैरह है ना, इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स, ये डूबने लगेंगे, ये सबमर्ज करने लगेंगे। तो इससे और सिचुएशन आने वाले टाइम में खराब हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तो उसी को ये रिपोर्ट आपका एक्सप्लेन करती है। इन्होंने कॉस्ट भी बता दी, इट विल कॉस्ट अराउंड 170 बिलियन डॉलर। जितना इनके एमिशन से इंडस्ट्री जो कमाती है उसका सिर्फ 5% से भी कम ये पैसा है। अगर ये खर्च करा जाए तो इतने एमिशन को रोका जा सकता है। ठीक है। क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये आपका ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट कहती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए, और ये एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में चीजें ले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई सर यहाँ तक की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप जिसको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो डाउट पूछ लीजिए, आ रहा है तो आगे बढ़िए। Who among the following have been awarded the Chameli Devi Jain Award for Outstanding Women Media Person 2024? बताइए। चमेली देवी जैन अवार्ड, चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन 2024 किन दो लेडीज को मिला है? राणा यू, शैली चोपड़ा, निधि राजदान, अनुभव भोसले, सीमा चिश्ती, सागरिका घोष, या फिर ग्रीष्मा कुठर एंड रितिका चोपड़ा। 4 ऑप्शन है, 4 में से करेक्ट आंसर बताइए।
तो ये जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला आपके एग्जामिनेशन में सेक्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है सर, ठीक है। तो उसको बराए मेहरबानी ध्यान रखिएगा, इसके आंसर्स जो भी होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ग्रीष्मा कुठर एंड रितिका चोपड़ा। तो ये जर्नलिज्म का अवार्ड है, तो जो आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, चमेली देवी जैन अवार्ड, ठीक है। एक है आपका ग्रीष्मा कुठर। ग्रीष्मा कुठर थोड़ा सा लाइमलाइट में आई थी क्योंकि इन्होंने मणिपुर वाला जो इशू था उसको हाईलाइट किया था। इनका जो स्टोरी है वो आपका कारवान और अल जजीरा में भी पब्लिश हुआ था। तो तब उस बात को भी मतलब मणिपुर में जाके रिपोर्टिंग करना, तो उसके लिए भी इनको प्रेज किया गया है, तारीफें मिली है। दूसरा जो रितिका चोपड़ा है ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन, इलेक्शन, कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो न्यूज आती है उसको ये कवर करती है, ठीक है। तो इन दो लेडीज को जर्नलिज्म की फील्ड में चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है। अब चमेली देवी जैन अवार्ड नाम से पता चलता है किसी महान महिला के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, चमेली देवी जैन कौन थी सर? एक फ्रीडम फाइटर थी और एक कम्युनिटी रिफॉर्मर थी who was imprisoned during India's independence movement, ठीक है। तो एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर ये अवार्ड का नाम रखा गया। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो फिर आ जाओ सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 65। Who among the following has been announced as a national icon in the PWD category by the Election Commission of India? PWD person with disability, ठीक है। इस कैटेगरी में नेशनल आइकन किसको बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये सवाल पूछ रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिनको नेशनल आइकन बनाया, जैसे सचिन तेंदुलकर को बनाया था, तो उस पर क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना, ये नहीं सोचना ऐसा कुछ भी है। तो इन द PWD कैटेगरी नेशनल आइकन किसको बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? बताइए सर क्या होना चाहिए आंसर? हाँ जी। अच्छा, कमेंट्स मेरे पास आ नहीं रहे, आप लोग कर नहीं रहे? बहुत बढ़िया, कोई आइडिया नहीं, चलो आइडिया देते हैं सर। तो ये जो नेशनल आइकन बनाया है किसको बनाया गया? शीतल देवी को बनाया गया। पैरा आर्कर एंड अर्जुना अवार्डी मिस शीतल देवी, उनको नेशनल आइकन बनाया गया है इन PWD कैटेगरी, ठीक है। तो ये बस एक फैक्चुअल न्यूज़ थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। Recently, the 10th edition of the Joint Military Exercise Lamitier 2024 has commenced between India and which of the following countries? Lamitier 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप अगर मेरे से पहले से जुड़े हो तो आपको इस चीज का तो आइडिया होगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं सीरियसली लेता हूं, है ना, क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अवार्ड के क्वेश्चन हो गए, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गए, ये ऐसी कैटेगरी हैं जिनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो इनको मैं ज्यादा सीरियसली कवर कराता हूँ। तो लमीटियर 2024 इट हैज बीन कमिंग बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए सर। तो ये एक्सरसाइज सर आपका हो रही है इंडिया एंड सेशल्स के बीच में। सेशल्स क्या है सर? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसकी लोकेशन किधर है? ये इधर साइड आप देखोगे ना, तो मालदीव वगैरह इसके पास ही आपको सेशल्स देखने को मिलेगा। कैपिटल इज इसका विक्टोरिया। तो ये जो आपका ईस्टर्न अफ्रीका है, अफ्रीका का जो ईस्टर्न साइड है, इसके पास अगर आप देखोगे तो ये जो इंडियन ओशन में सेशल्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। सेशल्स से हमारे रिलेशन थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कभी कभी सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, तो उसमें टाइम लगता नहीं है, तो उसमें हम धड़ाधड़ करते चले जाते हैं, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। कभी कभी टाइम लग जाता है, जैसे कल थे, कल के क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल थे, उसमें ज्यादा जानकारियां थी, तो कल टाइम लग रहा था। ये नहीं सोचना कि बस चलते ही आ रहे हैं,
फिर भी अगर ऐसा लग रहा हो तो बोल देना कि सर थोड़ा सा फास्ट हो गया, या अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछते रहना सर, डाउट तो मैं सारे टैकल करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67। Recently, which of the following ministry has conducted the Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test (FLNAT) as part of the Ullas Initiative? एक उल्लास इनिशिएटिव है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। उसके अंदर एक असेसमेंट टेस्ट करवाया गया जिसका नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट FLNAT, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये किस मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया है? कॉपरेशन, एजुकेशन, सोशल जस्टिस या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखो पहली चीज तो यहाँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि महिलाओं या बच्चों के लिए स्पेशली कोई काम है, तो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के चांसेस कम है। दूसरा, ये पढ़ने लिखने जैसी बातें ज्यादा हो रही है, लिटरेसी की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा इंटेलिजेंट गैसिंग कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है सर, तो क्या होना चाहिए आंसर? तो देखो पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है तो डेफिनेटली आप यू कैन गो फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो डरना नहीं सर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले डरना नहीं, ठीक है। जो गलती करनी है यही कर लो, यहाँ पर आपको कोई मार्किंग वगैरह तो दी नहीं जा रही है ना, यहाँ पर आपका कोई रिजल्ट तो नहीं बन रहा है, ये एक प्रैक्टिस सेशन, लर्निंग सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है। तो यहाँ गलती करने से मत डर, यहाँ गिरने से मत डर, हो जाए गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये इंश्योर करो कि जब आप एग्जाम में बैठो तब आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। चलो, अब ये टेस्ट में होता क्या है सर? इसमें सर बेसिकली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी स्किल चेक करी जाएंगी। मतलब एक देखो, एक पढ़ा लिखा इंसान क्या होता है, मान लो अगर आपको किसी को चेक करना हो कि भाई ये पढ़ा लिखा इंसान है तो क्या करोगे? उससे जीके के सवाल तो नहीं करोगे, है ना, या उससे ऐसा तो नहीं कहोगे कि सर बताओ कक्षा 5 में तुमने ये पोइम पढ़ी थी, उस पोइम को सुनाओ। तो वो सब तो आप नहीं पूछोगे, आप बेसिकली ये देखोगे कि इसको कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती है, कि 12 में 8 जोड़े तो कितना होगा, या इसको अपना नाम वगैरह लिखना आता है कि नहीं आता है, ये बेसिक चीजें पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है। यही तो सर एक बेसिक लिटरेसी है। अगर आप किसी को भी चेक करोगे तो इसी बेसिक लिटरेसी से चेक करोगे। तो ये जो टेस्ट है ये बेसिक लिटरेसी को ही चेक करेगा, ताकि ये पता चले कि भाई कितने लोगों के पास फाउंडेशनल लिटरेसी है, क्योंकि ये तो सर सबसे जरूरी है। अगर आप कोई छोटा मोटा व्यापार भी करते हो, छोटा मोटा अपना लाइफ का खर्चा भी उठाते हो, तो ये बेसिक लिटरेसी तो आना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जिनको जो नॉन लिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको क्या करेगी सरकार, रीडिंग राइटिंग और जो बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स है वो सिखाएगी। तो इनके रीजनल लैंग्वेजेस में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जो सीख जाएंगे उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा NIOS की तरफ, ठीक है। तो पर्पस ये है कि भले ही आप 10th ना करो, 12th ना करो, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड है आज के टाइम में जीवन यापन में, वो आप जरूर सीख लो, ठीक है। तो ये आपका इसका बेसिक पर्पस है। अब ये सारा जो काम हो रहा है, इट हैज बीन अंडर द उल्लास स्कीम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। नव भारत बोले तो न्यू इंडिया साक्षरता लिटरेसी कार्यक्रम प्रोग्राम। उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। तो इसका पर्पज ही यही है कि सर जो लोगों में बेसिक लिटरेसी की कमी है उसको दूर किया जाए, वो प्रोवाइड किया जाए। और जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हैं, जो 15 साल और उससे अबव के सिटीजन्स हैं, उनमें जो बेसिक क्रिटिकल लाइफ स्किल्स और जो बेसिक लिटरेसी है वो उनको सिखाई जाए। दैट इज द इनिशिएटिव उल्लास, ठीक है। तो इसी के अंदर ये FLNET टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये सारा जो काम है 21 मिनिस्ट्री के अंडर हो रहा है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आ रही है सर की नहीं आ रही है? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप।
आ रही है? ठीक है सर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। Recently, which of the following state has launched India's first liquefied natural gas powered bus? ठीक है, देखो इंडिया में अगर कोई चीज पहली बार बन रही है, पहली बार लॉन्च हो रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। जैसे एक बार यूडीसी ने भी पूछ लिया था जब इंडिया का फर्स्ट लेबर म्यूजियम बना था केरला में, तो वो आपका क्वेश्चन यूडीसी के एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो उसी तरह से हमें ये सीखना है कि जो इंडिया में अगर कोई चीज पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, इंडिया में फर्स्ट एलएनजी पावर्ड बस चल रही है, तो देश में कुछ पहली बार हो रहा है, तो एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देश में पहली एलएनजी पावर्ड बस है, तो किसने लॉन्च करी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड इट? चार ऑप्शन है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो जो फर्स्ट एलएनजी पावर्ड बस है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, अब ये एलएनजी है क्या? देखो एक तो सर आप सीएनजी तो सुने होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस क्या होती है? ये बेसिकली क्या होता है, ये कोल क्या होता है सर? कोयला अगर आपने देखा हो, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, तो उसके नीचे जो बहुत पुराने सेडिमेंट्स रहे होंगे, है ना, जो बहुत पुराने मान लो फॉसिल्स रहे होंगे, कुछ जानवर हो गए, कुछ पेड़ पौधे हो गए, जमीन के नीचे कई सालों से दबे हुए हैं, तो वो सर आपका क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहीं पर रिएक्शन की वजह से कई बार इनके बीच में कुछ गैसेस भी रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो जो ऑयल फील्ड होती है जहां पर आपका ऑयल या ये आपका कोल मिलता है, तो कई बार वहां पर आपको उनके आपस में रिएक्शन से गैसेस भी देखने को मिलती है। तो यहाँ से जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, उन्हीं गैस को हम क्या कह रहे हैं? उसी गैस को कह रहे हैं नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसी नेचुरल गैस को अगर आप कंप्रेस कर देते हो, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है हमें। नेचुरल गैस से आप आग लगा के इग्निशन देके उससे पावर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो जरूरी नहीं है इग्निशन के लिए, कंप्रेशन से वो रिमूव कर दिए जाते हैं, तो ये और एक प्योरीफाइड इसकी वर्जन मिल जाती है जो कहलाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है? अब ये जो गैस निकली है, इसको कंप्रेस करके अगर लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाए, द नेचुरल गैस इज कंडेंस्ड इनटू ए लिक्विड फॉर्म एट क्लोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर by cooling it to approximately by -162 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसी गैस को कंप्रेस करके आप अगर लिक्विफाई कर दो तो वो कहलाती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये एलएनजी में बेसिकली होता क्या है? मीथेन होता है, ठीक है, कुछ कुछ इथेन होता है, तो ये C2H6 इथेन को कह रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका ये मीथेन और इथेन, मेनली आपको ये दो चीजें एलएनजी में देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, तो ये एक बेसिक चीज मेरे को आपको समझानी थी, एलएनजी एंड सीएनजी। बात समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है तो बताइए सर। हाँ जी सर, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर योर क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following teams has won the Women's Premier League 2024? ये तो सर बता दोगे, अभी ये विमेन प्रीमियर लीग हुआ था। खैर अब तो मेंस प्रीमियर लीग जो आईपीएल हुआ था उसका भी रिजल्ट आ ही गया है। ये विमेन प्रीमियर लीग पे क्वेश्चन है, मार्च का क्वेश्चन है। तो किसने जीता? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी या आपका गुजरात टाइटंस? ये अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस में भी मैंने इसको डिस्कस कराया था। बिल्कुल सही बात, इसका करेक्ट आंसर इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी। तो भले ही उनकी मेल टीम नहीं जीत पाई, तो क्या हुआ, विमेन टीम आरसीबी की तो जीत गई है इस बार का आपका प्रीमियर लीग। ठीक है, अब इसमें जो अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर, तो ये सारे
यहाँ पर मेंशन है, एक बार आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सरसरी निगाहों से बस देख लेना। बस इतना ध्यान रखना कि विमेन प्रीमियर लीग किसने जीता है, आरसीबी ने जीता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इतना ही था सर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70। Recently, the bilateral tri-service humanitarian assistance and disaster relief exercise Tiger Trump has commenced between India and which of the following countries? तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में हो रही है, इंडिया का किस कंट्री के साथ हो रही है सर? सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने को है नहीं। तो टाइगर ट्रम्प 2024 हैज कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, बताइए सर। करेक्ट आंसर इज यूएसए, ठीक है। टाइगर ट्रम्प 2024 किसके साथ कर रहे हैं, यूएसए के साथ। अच्छा यूएसए की कैपिटल तो बता दोगे ना सर, यूएसए की कैपिटल तो नहीं भूल जाओगे, ध्यान रखना सर। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वैसे तो पता ही होगी। चलो तो आज के सर 10 क्वेश्चन यहाँ पर निपट जाते हैं। तो वही बात है सर, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दूसरी चीज, इसका पीडीएफ जो है आपका अभी मार्च का तो नहीं मिलेगा, फरवरी तक का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपका क्या बोलूं, हाँ, यूट्यूब में वीडियो आएगी तो यूट्यूब के वीडियो में भी इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, ठीक है। चलिए सर, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में, ठीक है। आपका भी और जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होने जा रही है उसका टाइम होने जा रहा है, तो उसको अटेंड करिएगा। तो 10-10 क्वेश्चन का सर अपना टारगेट होता है, आज के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अगले जो 10 क्वेश्चन से विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए सर, कल का नोमी जी हो गया, आप एक बार यूट्यूब चैनल ओपन करके देखिए, कल का वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, थोड़ा सा लेट हो गया था, अभी हो गया। लेकिन एपीएसएसबी साहब यूट्यूब में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट फेसबुक से जुड़े हुए हैं, और दूसरा ये यूट्यूब में तो देखो सर हम रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर ही रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो वो बुरा मान जाएगा सर, कहेगा हम पे क्यों नहीं कर रहे हो उसे। और जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, एक ही तरह की होती है। रिकॉर्डिंग में थोड़ा यूट्यूब आसान रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो देखने में, वहां पर आप स्पीड वगैरह भी बढ़ा सकते हो। तो जो रिकॉर्डिंग है वो सर आपका यूट्यूब पे जा ही रहा है, बाकी लाइव में आप क्या ही चेंज कर सकते हो, वो तो सर मतलब स्पीड वगैरह तो वही मेंटेन रहेगी। कमेंट आप फेसबुक में भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर, काजल जी आपका पहला क्लास है, पहला क्लास है तो इसको ध्यान रखिएगा। लोकेशन एपीएसएस भी साहब एक बार आप देख लीजिएगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए जो यूट्यूब में आप जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर मार्च का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो मार्च की जो पहली क्लास होगी उसको जाके आप एक बार देख लीजिएगा। एज फार एज आई रिमेम्बर इट इज लेक्चर नंबर 328, तो वो मार्च की पहली क्लास है। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जो बेसिक डाउट्स होते हैं कि कब से करंट अफेयर शुरू करना है, किस तरह से नोट्स बनाने, तो ये जो बेसिक जानकारी है वो आप मार्च का जो पहला लेक्चर था उसको जाकर आप देख लीजिए। शुरुआत में ही उस लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। हर महीने का जो करंट अफेयर्स होता है उसकी जो पहली क्लास होती है उसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बेसिक चीजें, इंट्रोडक्टरी चीजें, क्योंकि हर एक क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा टाइम उसी में कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फिक्स कर रखा है जो फर्स्ट क्लास होगी हर महीने की करंट अफेयर्स की, उसमें मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है सर। चलिए, तो कोई भी डाउट होने से बताते रहिएगा। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।